गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान 24/7 पे। मैं रवि सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पाचन तंत्र। जो भी हम भोजन करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, वो कैसे कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है, कितना समय लगता है, कौन कौन सी ग्रंथियाँ उसमें काम में आती हैं, कौन कौन से अंग उसमें काम में आते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, हमारा डाइजेशन हमारे जैसे ही हम इंजेशन करते हैं, इंजेशन यानी कि भोजन ग्रहण करना, अंतर ग्रहण करना। जैसे ही मुँह में कोई भी भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, कोई एप्पल हो, दूध हो, शक्कर हो, या हम ब्रेड खा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, जो इंजेक्ट कर रहे हैं, जो अंदर ले रहे हैं, वो क्या है, डाइजेशन के प्रोसेस में आती है। इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं, टीथ, टंग, सलाइवा। जो बकल कैविटी है, बकल यानी कि हमारी दोनों दाढ़, ऊपर और नीचे का जो हमारा जबड़ा है, इसको क्या कहा जाता है, बकल कहते हैं या ओरल। ठीक है, इनके बीच जो एक खाली स्पेस है, जब हम मुंह खोलते हैं तो आप देखते हैं गुहा कहा जाता है। गुहा का मतलब होता है खाली स्पेस, खाली जगह। जैसे गुफा होती है वैसे ही गुफा है, आप ऐसे समझ के चलिए। उसके बाद दांतों का हमारे पाचन में क्या रोल है, जीभ का क्या रोल है, सलाइवा होता है, इन सब का क्या अंतर, और सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, उन लारीय ग्रंथियों का क्या कार्य है। बहुत सारे जूसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं पैनक्रियाज द्वारा, लीवर द्वारा। ठीक है, उनको हम देखेंगे कि उनका क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं थोड़ा सा 2-3 दिन नहीं था। एक्चुअल में एक मेरी नानी जी हैं, वो एक्सपायर हो गई थी, जिस वजह से मैं आप लोगों के सामने 2-3 दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से कोई क्लास लेके नहीं आ पाया। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। ठीक है, चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, मानव पाचन तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, देन बकल कैविटी और ओरल कैविटी, टीथ, टंग, सलाइवा, देन ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। एक पाइप होता है जो हमारे भोजन को हमारे पेट तक ले जाता है। देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज। जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं, एक्शन में रहते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, भोजन को पचाने का काम करेंगे। थर्ड वन आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। जो हमने खाया, भाई हमारे पास क्या होती है, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, और जो हम खाना खाते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है। तो पहली चीज़ क्या करते हैं, हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं। कैसे, दांत क्या करता है, चबाने का काम करता है। इसको चबा के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर ये जाता है हमारे स्टमक में, वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं। वो जूसेस क्या करते हैं, इसको और डाइजेस्ट करते हैं। देन क्या होगा, ये जो होगा ये एब्जॉर्ब होगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होगा, और ब्लड में जब घुल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये कहाँ पहुँचेगा, सेल्स के पास। ठीक, समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम पढ़ेंगे सभी प्रकार की समरीज, कहाँ कहाँ कितना कितना एब्जॉर्प्शन होता है पाचन तंत्र के अंदर। फिर उसके बाद में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बिगड़ने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड
पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंजाइम एक्शन इज स्टमक उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब्जॉर्प्शन में, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक, पहली चीज़ तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, मानव पाचन तंत्र क्या है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, देखो एक होता है माइक्रो अति सूक्ष्म, मैक्रो उससे बड़ा होता है, ठीक है। वन इज माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो, ठीक है। मैक्रो क्या होता है, माइक्रो से बड़ा होता है, ठीक। अब जो मैक्रो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होंगे, प्रोटीन्स की फॉर्म में होंगे, एक्सेट्रा, ठीक। इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। क्या है, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, उससे उसके ओरिजिनल, उसका जो एक असली जो रूप है, हमने क्या करा, बड़े बड़े टुकड़े खाए, सेल्स क्या है हमारी इतनी छोटी है कि उन्हें हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या है, ओरिजिनली जो है उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, क्या चाहिए, उनको तोड़ना पड़ेगा, एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, और उनको तोड़ कर क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना पड़ेगा, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, या तो उसे ग्लूकोज की फॉर्म में या अमाइनो एसिड की फॉर्म में। और अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं बच्चों, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है उसका एक फॉर्मूला है C6H12O6, ध्यान रखना, सिंपल सा फॉर्मूला है C6H12O6, आप सभी को पता भी होगा। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में बनते हैं, फिर वो क्या होते हैं, वो दोबारा से टूटते हैं सिंपलर फॉर्म में, लाइक शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट टूटता है तब क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनता है, ATP, एनर्जी बनती है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कुछ फैट्स भी हम लोग, घी, तेल, ये सारी चीज़ें भी खाते हैं, है ना। तो फैटी क्या होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के रूप में बनता है, या तो फैटी एसिड के रूप में बनेंगे या ग्लिसरॉल के रूप में, जैसे वैसलीन आपने सुना है ना, सेम इस टाइप की ग्लिसरॉल के टाइप में बन जाते हैं। और जो प्रोटीन्स हम लोग लेते हैं वो अमाइनो एसिड के रूप में स्टोर होते हैं बॉडी में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ का बीच का जो एक सफ़र है, उसी को क्या कहते हैं हम, पाचन क्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पाचन क्रिया कहते हैं। जब जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अवशोषित करने योग्य को बदला जाता है तो वो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे हम, एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। जो भोजन, जब हम द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, यानी हमारे मुंह से शुरू होने वाली और पेट तक जाने वाली। हमने भोजन का क्या क्या ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण किया, जब हमने उसको अंदर लिया, वहाँ से लेके पेट तक जाने की जो एक सीढ़ी है, एक रास्ता है, उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट इज बकल कैविटी, सेकेंड इज इसोफेगस, थर्ड इज स्टोमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड लास्ट इज एनस। ये अलग 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 पार्ट है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल हमारी शुरू हो जाती है, पेट में आती है, ठीक है, स्टमक में आती है, इसके नीचे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो आ जाता है रेक्टम हो जाता है,
इसके बाद में लास्ट में जो एक लास्ट जो पोर्शन बचता है उसको बोला जाता है एनस, जहाँ से हम एक्सक्रीट आउट करते हैं सभी वेस्ट मटेरियल का। ये हमारा स्टोमक हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप, ईसोफेगस, बकल कैविटी, ठीक है। ये सारे हमारे किसके हैं? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। The activities of the gastrointestinal tract, alimentary canal, are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts। यानी क्या होता है? एक न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं और एक हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तहत ये अलग अलग पार्ट्स जो है हमारे काम करते हैं। The sight, smell and or the presence of food in oral cavity can stimulate the secretion of saliva। जब देखो हमें हमारे मुंह से स्मेल आती है या हम जब भी कोई भोजन पदार्थ करते हैं तो क्या एक स्मेल हमें महसूस होती है, वो क्या एक ओरल कैविटी होती है जो हमारे मुख में कुछ क्या होती है, गुहा, मुख गुहा। ओरल कैविटी का मतलब मुख गुहा। कैन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। वो क्या करती है, मुंह में जैसे हमने कोई खाना खाया, हमने कोई अच्छी स्मेल आई तो हमारे मुंह में क्या होगा, लार आनी शुरू हो जाती है। या हमने कोई अच्छा भोजन देखा, कोई हमारी पसंद की चीज़ देखी हमारे सामने पड़ी हुई है, तो क्या होता है मुंह में अपने आप ही क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है और सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है, मुंह में पानी आना, ठीक है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलर स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स। अब जो गैस्ट्रिक यानी कि जो हमारे पेट में एसिड वगैरह बनते हैं, ठीक है, जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, वो भी क्या है, हमारे मस्तिष्क के सिग्नल के अनुसार ही चलते हैं। मस्तिष्क उनको, ब्रेन जो है, न्यूरॉन्स जो है उनको सिग्नल भेजते हैं और वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि भाई सामने जलेबी पड़ी है और ये मेरी फेवरेट है, सामने जलेबी और ये मेरी पसंदीदा है, तो मुंह में क्या होगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। किसी को समोसे देख के, किसी को मोमोज देख के, किसी को और भी अलग अलग पदार्थों पर क्या होता है, मिठाइयों पे, स्वीट्स, नमकीन, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनसे क्या होगा, मुंह में पानी आना, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, सिग्नल भेजता है कि भाई कोई पसंदीदा चीज़ है जो अभी हमें मिलने वाली है, खाने वाली है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, तुरंत सलाइवा निकालना शुरू कर देती है। सेम उसी तरह से क्या होती है, जो गैस्ट्रो होती है हमारी, इंटेस्टाइनियल जो हमारी सिक्रेशंस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ब्रेन के सिग्नल के बाद सिक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। The muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanism। अब क्या होता है भाई, जो हमारी मस्कुलर जो मांसपेशीय जो गतिविधियाँ होती हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन ही करता है। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे ईसोफेगस की बात करें, ईसोफेगस क्या करती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, दबेगी, एक बार खुलेगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स। जब हम भोजन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी प्रकार का कोई सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। भोजन गीला हमारे मुंह से होके जाता है, मुख से ही जाता है, बकल कैविटी से या ओरल कैविटी से होके गीला होके जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स उसमें मिल जाती हैं। फिर वो जो ईसोफेगस है एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक बार रिलैक्स करेगी, उससे क्या होगा, भोजन धीरे 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 नीचे जाना शुरू हो जाता है। जैसे कभी एक काम करना है, कोई पानी का पाइप जो होता है, जो एक पाइप हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई कॉइन डाल देना, उसको कॉइन डाल के ब्लॉक कर देना। फिर पानी का प्रेशर, एक बार पाइप को दबाना फिर छोड़ना, दबाना फिर छोड़ना, वो सिक्का जो कॉइन आपने उसमें डाला है वो क्या होगा, धीरे 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 वो बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमारी जो ईसोफेगस है या फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, वो भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स। जिससे क्या होता है, जो भी भोजन हमने खाया, जो भोज्य पदार्थ हमने लिया, वो धीरे धीरे हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है। देखो इस डायग्राम को, सबसे पहले माउथ, टीथ, टंग हमारे मुख में,
फिर एपिग्लोटिस, जो हमारे गले में यहाँ पे आप देखते हो, कभी आपने मुंह खोल के देखा हो तो दो ऐसी गोल गोल सी ऐसी चीज़ें लटकी सी होती हैं, जैसे आप दो मटर के दाने ऐसे लटके होते हैं ना, उनको बोला जाता है एपिग्लोटिस। फिर हमारे ये जो कान है, कान के यहाँ इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे क्या होती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। फिर यहाँ पे फेरिंग्स होता है, यहाँ से जो हमारी ध्वनि निकलती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर अलग अलग वोकल कोड्स होते हैं, जिससे आवाज़ मोटी पतली ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको कहा जाता है फेरिंग्स। देन ईसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप है, ये जो हमारी फूड पाइप है इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ये लीवर आ गया हमारा, ये स्टोमक है, जठर, उदर, पेट, ये सारी चीज़ें हम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर गॉल ब्लैडर आ जाता है, ये पित्त की थैली जिसको बोलते हैं हम, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली। फिर एक पेनक्रियाज होता है जो लीवर के ठीक नीचे मौजूद होता है, ये हमारा क्या है, पेनक्रियाज है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, आप ये देख रहे हो, ये जो चौड़ी वाली है, ये वाली, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इसका जो साइज होता है, जो इसकी विड्थ होती है वो क्या होती है, कम होती है। लार्ज की होती है चौड़ी, इसलिए इसको लार्ज कहते हैं, इसलिए इसको स्मॉल कहते हैं। जबकि अगर लेंथ की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन करीब 9 मीटर होती है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है 3 to 4 मीटर की। फिर एक अपेंडिक्स आ जाता है, एक ये पूंछ सी आप देखते हो, ये कई बार हमें परेशान कर देती है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल आगे भर जाता है, ये क्या करती है, ब्लो करना शुरू कर देती है, फूलना शुरू कर देती है, और कई बार इसके फटने की वजह से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी खतरनाक होती है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, काट के बाहर निकाल दिया जाती है, बोलते थे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ये हिस्सा लास्ट में जहाँ पे हमारा जो वेस्ट मटेरियल है स्टोर होता है, उसको रेक्टम कहा जाता है। भाई एब्जॉर्प्शन के बाद में हमने इतना खाना खाया, उसमें से इतना एब्जॉर्ब हो गया, जो बचा वो कहाँ स्टोर होगा, रेक्टम का, और लास्ट में हम एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है। चलो बात करेंगे हम बकल कैविटी और ओरल कैविटी की, टीथ, टंग और सैलाइवा। सबसे पहली चीज, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इंजेशन हैपन्स थ्रू द माउथ। जो अंतर्ग्रहण करते हैं हम कहाँ से, मुख से ही तो खाते हैं, अपने मुंह से ही खाते हैं, ऐसा तो नहीं नाक से डालते हैं, कान में डालते हैं, आँख से डालते हैं, ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, मुंह से ही लेते हैं। इन माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। और मुख क्या है, मुख गुहा कहा जाता है इसको, और बकल मतलब जबड़े, हमारे जबड़े। द ओरल कैविटी हैज़ ए नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग। जो हमारी ओरल कैविटी है, जो मुख गुहा है, उसके अंदर दांत हैं और जीभ है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन का मतलब ये जबड़े की हड्डी होती है, जितने भी दांत हैं उस हड्डी के साथ क्या है, जुड़े होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये जॉ बोन ही होती है हमारी। जो हमारे ये जो हड्डी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये सबसे मजबूत होती है, सबसे हार्ड, सबसे टफ। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। जितने भी स्तनधारी हैं उनमें 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वन इज टेम्परेरी, सेकेंड इज परमानेंट। ये टेम्परेरी जो होते हैं उनको दूध के दांत भी कहे जाते हैं, डेसिडियस टीथ या मिल्क टीथ भी कहा जाता है, टेम्परेरी मिल्क टीथ। बच्चों में होता है ना, दूध के दांत टूटेंगे, 6-7 साल 8 साल की उम्र में दांत आते हैं और वो टूटते हैं। फिर उसके बाद जो दांत आते हैं वो कभी नहीं टूटते हैं, वो कभी भी नहीं टूटते, नेचुरली नहीं टूटते हैं। अननेचुरली किसी ने मुक्का मार दिया, टूट गए, वो अलग चीज़ है, गिर गए, दांत टूट गए, वो अलग चीज़ है, बाकी वो कभी भी नहीं टूटते हैं, ठीक है। और ये जो टेम्पररी टीथ होते हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, परमानेंट टीथ से। एन एडल्ट ह्यूमन, एक जो वयस्क मनुष्य है उसके अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होंगे।
विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स, जो 4 अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। फर्स्ट इज इंकिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मोलर क्या होते हैं? जो हमारे लास्ट के तीन दांत होते हैं नीचे और ऊपर। टोटल कितने होते हैं? 12। मोलर के जस्ट बराबर में जो पहले, उनसे जस्ट पहले जो होते हैं उनको प्रीमोलर कहा जाता है। उसके बाद में जो 2 नुकीले दांत आप देखते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, एकदम नुकीले पैने से दांत होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कैनाइन। कैनाइन यानी कि चीर फाड़ करने वाले, चीर फाड़ करने वाले। ये देखो आप, ये है ना हमारा पैना सा दांत, अपने मुंह में देखोगे तो क्या होता है? कैनाइन। उसके बाद में जो सबसे आगे होते हैं हमारे ये वाले दांत, इनको इंकिजर्स बोला जाता है। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ऑफ ICPMM is presented by a dental formula which in human is 2123/2123। 21-23 यानी कैसे? सबसे पहले क्या आते हैं हमारे? इंकिजर्स 2, देन कैनाइन 2 नीचे 2 ऊपर, इंकिजर्स 4 हो गए। एक कैनाइन नीचे, एक कैनाइन ऊपर, देन प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, देन मोलर 3 ऊपर 3 नीचे, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, यानी 12, 4 और 4 8, 20, 4 24 और 8 32 ऐसे हो जाते हैं। कैसे? इंकिजर्स की बात करें तो कितने हो गए हमारे? 2 और 2 4, 4 नीचे 4 ऊपर 8 हो गए। कैनाइन की बात करें 2 नीचे 2 ऊपर 4 हो गए। प्रीमोलर की बात करें 4 नीचे 4 ऊपर 8 हो गए। और मोलर की बात करें 6 नीचे और 6 ऊपर, तो टोटल हो गए 12। तो 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32। इस तरह से जो है हमारे जो हैं 32 दांत होते हैं। द हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनेमल। अब जो हमारे दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जिससे हम चबाते हैं, जो सरफेस होती है, ऊपरी सतह जो होती है, वो किसकी बनी होती है? इनेमल की। और जो इनेमल होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी एंड कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल्स। ये क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट होता है और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, जो परसेंटेज है किसकी? मिनरल्स की, खनिज तत्वों की, वो सबसे ज़्यादा होती है। हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। क्या करता है? भोजन को चबाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये दांत के हमारे काम थे। अब यदि हम टूथ एनाटॉमी करें तो देखो, ये सबसे ऊपर वाला जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये, इसको क्या बोला जाता है? क्राउन बोला जाता है। सबसे ऊपर वाला जो है मुकुट है, सर के ऊपर जो पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम मुकुट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? क्राउन। ठीक है। इसके नीचे जो ये वाइट कलर में आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है? हमारा इनेमल होता है। उसके बाद थर्ड वन जो हमारा आता है, इसको बोलते हैं हम डेंटिन। इसको क्या बोलते हैं? डेंटिन। ये फिगर आप लोग सब बना लेना अपने अपने नोटबुक पे, ताकि आपको आसानी रहे। अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करना ताकि अच्छे से हो सके। फिर आता है हमारा पल्प चैम्बर। यहाँ पे क्या होती है? हमारी नर्व्स होती है बहुत सारी, जो ब्लड को लेके आती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं। भाई देखो, टीथ भी क्या है? हमारे ऑर्गन है, और ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी उनको? फूड से मिलेगी ना। और फूड कहाँ पे होता है? ब्लड में। ब्लड लेके आएगा। ये भी क्या है? सेल्स हैं। इन सेल्स को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो इनके पास क्या होती है? नर्व्स होती हैं। पल्प चैम्बर होता है। उस चैम्बर में क्या आते हैं? सभी प्रकार की नर्व्स आती हैं। फिर हमारे गम्स आ जाते हैं, जो रेड कलर के मसूड़े हमारे जो होते हैं, वो हैं बाहरी दीवार बनाते हैं, सबसे बाहर की। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसको गर्दन कहा जाता है। क्राउन के बीच, क्राउन और रूट्स के बीच, दांतों की जो जड़ें होती हैं उनके और क्राउन के बीच का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? गर्दन कहा जाता है। ठीक है, नेक कहा जाता है। फिर उसके बाद में ये रूट्स आ जाती हैं हमारी, रूट्स होती हैं, ये जड़ें आप देख रहे हो, ये क्या है? हमारी रूट्स है। ये क्या है? जड़ें हैं, जो नीचे से ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें जुड़ी होती हैं, और ये क्या करती हैं? इन सेल्स को, इन कोशिकाओं को, इन ऑर्गन्स को भोजन अवेलेबल कराती है। ठीक है, फिर एक इसमें छोटा सा एक हिस्सा होता है जो मसूड़ों को और दांतों को जोड़ने का काम करता है। मसूड़ों को और दांतों को जोड़ने का काम करता है, इसको कहा जाता है सीमेंटम। जैसे सीमेंट क्या करती है? ईंटों को जोड़ने का काम करती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है जिसको कहा जाता है सीमेंटम, जो मसूड़ों को और दांतों को चिपका के रखने का काम करती है। फिर एल्वेओलर बोन, ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये क्या होता है? ये जॉ होता है हमारा, जबड़ा, जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ क्या होती है? जबड़े की हड्डी होती है। और उसके बाद में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, यहीं पे हमारी क्या होती है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त को ऊपर लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये टूथ एनाटॉमी हमारी है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्राउन, उसके नीचे जो दूसरी लेयर होगी एनेमल, तीसरी लेयर डेंटिम, चौथी लेयर पल्प कैविटी। ठीक है, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा हमें दिखता है वो क्राउन कहलाता है। उस क्राउन के नीचे गर्दन आ जाती है, और उसके नीचे क्या होती है? रूट्स होती हैं, दांत की जड़ें होती हैं। ठीक है, फिर आता है गिंगिवा या गम्स कहते हैं इसको, जो मसूड़े हमारे होते हैं। फिर उसके बाद में रूट कनाल, यानी कि जड़ें जो होती हैं उनकी शाखाएं। फिर सीमेंटम, जो दांतों को और मसूड़ों को चिपका के रखने का काम करता है। उसके बाद पेरियोडोंटल लिगामेंट आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। लिगामेंट का मतलब ही लिक्विड होता है। ठीक है, उसके बाद एल्वेओलर बोन आ जाती है, जो सबसे मजबूत, जो जबड़े की हमारी हड्डी होती है वो होती है। और सबसे लास्ट में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। अब दांतों की बात करते हैं। हमारे जो प्राइमरी टीथ होते हैं, जो बच्चों में आते हैं, चार हमारे क्या आते हैं? इंसिजर्स आते हैं। ये हमारे क्या हैं? इंसिजर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? कैनाइन है। और बच्चों में क्या आते हैं? प्रीमोलर आते हैं। ठीक है, सॉरी, मोलर, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते हैं। ये हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं या प्राइमरी टीथ होते हैं। तो बच्चों में अगर हम बात करें, इंसिजर्स की बात करें तो 8, कैनाइन की बात करें 4, और मोलर की बात करें तो 8, ये हमारे आते हैं। सेकेंडरी परमानेंट में क्या होते हैं? ये हमारे प्रीमोलर, 8 प्रीमोलर और जुड़ जाते हैं, और 4 हमारे जो है मोलर बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसको अक्लदाड़ कहते हैं, प्रीमोलर, जो लगभग 30 से 32 साल की उम्र के दौरान आती है। ठीक है, अब हमारे मुंह में कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनकी बात करते हैं। आवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सैलाइवा। जो लारी ग्रंथि होती हैं वो क्या करती हैं? लार को बाहर निकालती हैं, छोड़ती हैं। ठीक है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब जो हम भोजन खाते हैं, स्टार्च वाली चीज़ें, मक्का खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उनमें क्या होता है? स्टार्च होता है। उसको हमारे दांत और जो ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उसको तोड़ देती है, शुगर में कन्वर्ट कर देती है। 70 to 80% स्टार्च, 70 से 80% स्टार्च जो है हमारे मुख में ही डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, 70 से 80% हमारे किस में? माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद 10 to 15% जो होता है हमारे स्टमक में, बाकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है उसका। द सलाइवा secreted into the oral cavity contains electrolytes Na,
जानते ही हो, सोडियम K+, पोटेशियम, क्लोरीन HCOS। एंड एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। ये हमारे कुछ जो हमारी लार होती है उसके अंदर ये तत्व पाए जाते हैं, ये मिनरल्स पाए जाते हैं, ये पदार्थ पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। ठीक है, जो रासायनिक प्रक्रिया है किसकी, डाइजेशन की, वो कहाँ शुरू हो जाती है, हमारे मुख गुहा में, हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है। बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। जो कार्बोहाइड्रेट होती है, स्प्लिटिंग होती है, वो क्या करती है, एंजाइम्स में, और एंजाइम्स में कौन सी, सलाइवरी एमाइलेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, 30% ऑफ स्टार्च जो होती है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है, किसकी वजह से, इस एंजाइम की वजह से, जिसका पीएच वैल्यू होता है 6.8, और ये कैसी होगी, एसिडिक प्रवृत्ति की होती है, एसिटिक होगी, अम्लीय प्रवृत्ति की होगी। ठीक है, और ये क्या करती है, डाइसैकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, डाइसैकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। अब देखो, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं क्या है, स्टार्च है, ये किस में होती है, डिसैकेराइड्स में होती है। स्टार्च जो होती है किसकी वजह से, सलाइवरी एमाइलेज की वजह से, किस में कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोज में। माल्टोज जो होता है किस में, माल्टेज की वजह से, दो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लैक्टोज जो होता है वो लैक्टेज की वजह से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो सुक्रोज होता है किसकी वजह से, सुक्रेज की वजह से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से और ज़्यादा पता चल जाएंगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम है ये प्रेजेंट होता है किसमें, सलाइवा में। एक्ट एज द एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। जो लाइसोजाइम है ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल, यानी अगर कोई बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ हमारे मुख में प्रवेश कर जाता है तो उसको क्या कर देती है, मार देती है, तुरंत वहीं मुंह में ही समाप्त कर देती है, पेट में जाने ही नहीं देती है। इसके बाद बात करेंगे हम टंग की। द टंग इज ए फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, ये कैसे, ऐसे पीछे जाके ये क्या करती है, हमारी मुख गुहा के एंड में कनेक्ट होती है। ठीक है, इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वॉलिंग फूड। ये क्या करती है, जब हम क्या करते हैं, सलाइवा को मिलाने का काम करती है, हमारे भोजन के साथ जो लार है उसको मिलाने का काम करती है, और जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं और क्या करती है, स्वॉलिंग फूड, भोजन को निगलने में भी हेल्प करती है। The tongue is attached to the floor of the oral cavity by the frenulum। एक हड्डी होती है यहाँ पे, इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे चांद की तरह, जिससे बोरी वगैरह उठाते हैं, कुछ इस तरह से, वो इसके साथ कनेक्ट होती है। जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो क्या होती है, ये फ्रेनलम जो है टूट जाती है और जीभ बाहर आके निकल जाती है, बाहर लटक जाती है, गिर जाती है, कई बार तो बाहर भी गिर जाती है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले। जीभ का जो ऊपरी सतह है उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और उनको क्या कहते हैं, पैपिले। सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स, और उन्हीं में क्या होती हैं, हमारे जो स्वाद की जो बड्स होती हैं, कलिकाएँ होती हैं, वो हमारी जीभ पे मौजूद होती हैं। हमारी जीभ पे, ठीक है, 3 पार्ट में, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरह से 3 पार्टों में अलग अलग डिवाइड होती है। एक से खट्टे का पता चलता है, एक से मीठे का पता चलता है, और एक से तीखे का पता चलता है।
ठीक है। अब देखो, ये एपिग्लोटिस है, मैंने अभी बताया था ऐसे मशरूम की शेप के होते हैं दो, इनको एपिग्लोटिस कहते हैं। पैलेंटाइन, टॉन्सिल, जब मुंह खोलेंगे कभी आप देखेंगे तो ऐसे मोटे मोटे खुरदरे से दानेदार आपको चीज़ें दिखेंगी पीछे, उसको पैलेस्टाइन टॉन्सिल्स बोलते हैं। ठीक है। फिर फॉर्मन सीकम आ जाता है, जो ये पिछला सबसे पिछला हिस्सा है, ये वाला इधर वाला, ये जो आप उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं फोरामेन सीकम। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। फिर इसके नीचे वाला जो आ जाता है इसको बोलते हैं सल्कम टर्मिनलिस। देन ये बीच में एक लाइन ऐसे आप देखोगे, इसको बोलते हैं मीडियम लिंगुअल सल्कम। फिर फंजाइफॉर्म लिंगुअल पेप्लाइज, ये वाला हिस्सा। एपेक्स, सबसे आगे वाला भाग, एपेक्स मतलब सबसे अग्रभाग। फिलफॉर्म लिंगुअस, ये वाला हिस्सा। और सर्कम लिंगुअल पेपिली, ये वाला। इस तरह से जीभ अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ लिया है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने देख लिया, टीथ देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स देख ली, टंग देख ली, टंग के क्या काम है ये देख लिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है मेरे पास, मुझे थोड़ा कहीं जाना है क्लासेस वगैरह करवाने। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्द ही मिलेंगे आपको। जीभ के बारे में और पढ़ेंगे और डाइजेशन प्रोसेस को, ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। ईसोफेगस का काम क्या है, स्टमक का काम क्या है, लीवर का काम क्या है, पैनक्रियास का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एनस का क्या काम है, रेक्टम का क्या काम है, कौन कौन से जूसेस इनके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने। तब तक के लिए अपने अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मुझे आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं। थैंक यू सो मच।